शेयर मजबूत है, बाजार ठीक है, लेकिन सेंटिमेंट थोड़ा सा कमज़ोर होता दिख रहा है। एक बार ज़रा मिडिल ईस्ट के तनाव पर बग्गा साहब आपसे समझना है, ये जो कुछ कल परसों में डेवलपमेंट हुए, स्पेशली कल जो खबरें आई कि अमेरिका अपने जहाज़ भेज रहा है, इधर ईरान को सपोर्ट करने के लिए चीन आ रहा है। क्या हो रहा है पहले ये समझाएँ? और कितना सावधान रहना है? क्या मामला बढ़ सकता है, बड़ा हो सकता है? कितना सावधान रहना है? अब देखिए अनिल जी, जियोपॉलिटिकल रिस्क जब आता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको फैक्टर इन करना। और कितना सावधान रहना, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बट ये किसी को नहीं पता। मेरे ख्याल से ईरानियन गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि कितना बड़ा उनको हमला करना है इसराइल पे, कि क्या अभी ठहराव लेंगे। सारे यूरोपियन कंट्रीज ने उनको चिट्ठी भी लिखी है कि अभी आप कुछ ऐसा मत करिए, हम शांति वार्ता की का तलब कर रहे हैं, तो आप अभी मत करिए कुछ एक्शन। इज़राइल तैयार है अभी कि हिज़्बुल्लाह और ईरान दोनों दो तरफ़ा आक्रमण हो सकता है उनके ऊपर। अगर ऐसा आक्रमण हो कि जैसे पिछली बारी हुआ था कि 300 मिसाइल और ड्रोन छोड़े थे ईरान ने, और बहुत लिमिटेड डैमेज हुआ था इज़राइल पे, और फिर दोनों ने बोला था अब ये खत्म हो गई बात। अगर वैसा कुछ हो जाए तो फेस सेविंग हो जाएगा दोनों के लिए। वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज अनिल जी, अगर ये बढ़ता है और फुल अटैक ईरान जारी करता है, तो काफी मामला बिगड़ सकता है। तेल की कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ी हैं उसी के संदर्भ में। तो सबसे पहला इशू जो भारत के लिए आता है, लोग कहते हैं कि इज़राइल ईरान से हमें क्या लेना है। सिर्फ तेल सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट आ जाता है। तेल 100 क्रॉस हो जाएगा अगर ये जंग एक एक दिन से ज़्यादा बढ़ी। अगर पिछली बारी जैसे एक हमला होके खत्म हो जाता है, तो फिर ठीक है, दुनिया चैन की साँस लेके आगे बढ़ेगी। बट अगर ये जारी रहती है जंग, तो तेल 100 क्रॉस हो जाएगा ब्रेंट, और वो भारत के लिए नुकसानदायी हो जाता है। तो सबसे पहला इश्यू वही है। दूसरा, खाड़ी में जितने भारतीय हैं, फिर ईरान क्या फ्रंट को बढ़ाएगा? ईरान अगेंस्ट एवरीबॉडी हो जाता है, तो खाड़ी में जो भारतीय हैं, जो उनके रेमिटेंस आते हैं, वो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट आता है, जैसा हमने सद्दाम हुसैन के टाइम 92 में भी और 2001 में भी दोनों वक़्त देखा था। तो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट का भी डर रहता है, फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट का भी डर रहता है। फर्स्ट ऑर्डर तेल है, दूसरा है भारतीय जो खाड़ी में काम करते हैं, क्या वो निष्कासित हो सकते हैं अगर बढ़ता है फ्रंट ऑफ द वॉर? बग्गा साहब से मुझे 2-3 चीज़ें पूछनी है, तो मैं सोचा हूँ पूछ लेता हूँ, समय भी बहुत है हमारे पास में। सर ज़रा ये आने वाले जो डेटा हैं 3-4 आपके अमेरिका के, ये समझाएँ सर, इनका क्या महत्व है और साथ ही जो फेड की बैठक होने वाली है, उस पर ये क्या असर डाल सकते हैं? जी, अनिल जी, देखें तो आज उनका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है। वो दर्शाएगा कि कैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स के लिए। क्या उनके इनपुट प्राइसेस प्रतीत कर रहे हैं या दर्शा रहे हैं। दूसरा जो रहेगा, अहम रहेगा, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल आएगा, जो कि जून से जुलाई 0.2% बढ़ने की उम्मीद है। तो वो 3 से 3.1% के बीच में अगर रहता है, तो मार्केट इसको वेलकम करेगा। जो ऑप्शन का जो पोजीशनिंग दिखा रहा है, जो ब्रोकरेजेस कह रहे हैं इंटरनेशनल, कि 1.2% एस&पी 500 दोनों तरफ बढ़ना या गिरने की हो सकता है आशंका, बेस्ड ऑन ये सीपीआई नंबर जो आता है। फिर थर्सडे को उनका अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर आएगा। उसने काफ़ी मार्केट को विचलित किया था जब 2 हफ्ते पहले वो नंबर बढ़ के आया। फिर पिछले हफ्ते जब नंबर घट के आया, उम्मीद से कम आया, तो मार्केट को थोड़ा प्रोत्साहन मिला था। तो वो नंबर अहम रहेगा कि एक्सपेक्टेशन के सामने अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंश्योरेंस बेनिफिट क्लेम हो रहे हैं, वो कितने हैं, कंटिन्यूइंग कितने हैं और नई कितनी नौकरियां गई हैं। ये एक अच्छा अंदेशा रहेगा। अगले हफ्ते फिर जैक्सन होल की बैठक होगी। वो ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रहती है, उसमें रेट कट वगैरह की बात नहीं होगी। और 3 वक्ता इस हफ्ते बोलने वाले हैं फेड के, और ऑस्टिन गुल्स्बी शिकागो वाले, वो फ्राइडे को बोलेंगे।
वो काफी अहम रहेगा, क्योंकि वो डविश है, बट वो वोटिंग मेंबर नहीं है इस साल। जो वोटिंग मेंबर है बोमैन, उन्होंने संडे को कहा कि अभी भी मुझे इन्फ्लेशन का आंकड़ा पसंद नहीं है, तो अभी भी हम वेट करेंगे डेटा के लिए। बट मार्केट का क्या हो जाता है जब डेटा टू डेटा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब जापान का जो संकट है वो कटा जरूर है, क्योंकि उनके जो फॉर्मर मेंबर थे, वोटिंग मेंबर, डेप्यूटी हेड बैंक ऑफ जापान की, उन्होंने कहा इस साल और रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है बैंक ऑफ जापान को। उससे मार्केट को काफी सांत्वना मिली, और आप देखें तो येन अब 147 पे आ गया, जो 141 भी पहुंच गया था। बट अभी भी येन बढ़ा हुआ है। जो उसकी गिरावट थी उसके सामने अगर देखें तो येन अभी भी बढ़ा हुआ है। तो जेपी मॉर्गन ने कहा 75% येन कैरी ट्रेड वर्कआउट हो चुकी है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा लगभग 60%। जापानी जो बैंक्स हैं जिनके पास असली डेटा भी है, क्योंकि वही लोन देते हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकतर कैरी ट्रेड वर्कआउट हो चुका है। हेज फंड्स की पोजीशनिंग देखें तो वो लगभग 60% कटी। हेज फंड्स बहुत हेवी पोजीशन में थे, येन शॉर्ट करके बैठे थे, बहुत नुकसान हुआ उधर, और वो पोजीशन येन की शॉर्ट पोजीशन लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट से 23,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई। तो हेज फंड्स को नुकसान भी हुआ इसमें, और वो पोजीशन काफी कटी है। तो वो जो भार था मार्केट के ऊपर, वो काफी हद तक कटा है। भारत में इतना नहीं निकला, क्योंकि अगर आप देखें 2 लाख करोड़ भारत में निवेशित है जापानी मूल के फंड से, और ये काफी और फंड केमन आइलैंड्स, लक्समबर्ग, आयरलैंड, यहाँ से भी आते हैं, जो हमारे पास डेटा नहीं है। शायद सेबी के पास हो, बट सार्वजनिक नहीं है वो डेटा कि कितना पैसा है, और इतना एफआईज का निकला नहीं है पैसा। तो हो सकता है भारत पे प्रेशर अभी भी रहे येन कैरी ट्रेड का, अगर वो फिर से शुरू होता है, वो हमें देखना है। बट अहम मुद्दा है अमेरिकन इकोनॉमी, सॉफ्ट लैंडिंग के हार्ड लैंडिंग। अगर हार्ड लैंडिंग है तो पॉलिसी रिएक्शन कितनी तेजी से आता है, अगर सॉफ्ट लैंडिंग है तो कितना वो पॉलिसी एक्शन करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा ईरान इजराइल, आप सोच लीजिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क है। तीसरा येन कैरी ट्रेड अभी थोड़ा पीछे चला गया है। जो नुकसान होना था, काफी नुकसान हुआ विश्व भर में। जो अनिल जी, इक्विटी की पोजीशनिंग है, डॉइच बैंक की कल रिपोर्ट निकल के आई, उन्होंने कहा कि इक्विटी पोजीशनिंग जो कि 90 के परसेंटाइल पे थी, तो हिस्टोरिकली जो रहती है जिस तरह की पोजीशनिंग 9/10 पे थी, या 90%, 90th परसेंटाइल पे थी, वो 31वें परसेंटाइल पे आ गए। मतलब काफी लोगों ने अपना इक्विटी के तरफ का भरोसा हटाया है, और काफी लोगों ने पैसा निकाला भी है विश्व भर में। तो काफी बहुत जबरदस्त ये गिरावट हुई है 2 हफ्तों में इक्विटी की पोजीशनिंग में भी, ये इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। मगर साहब, सितंबर की पॉलिसी में जो फेड की पॉलिसी में, एक तो सर तारीख बताइए, तारीख कब है सितंबर की पॉलिसी? और 18 सितंबर, 18 18 18 सितंबर अनिल जी। थोड़ा टाइम है भी। मतलब तो सर ये बताएं कि एक तो कुछ कुछ अति उत्साहित लोग जो हैं वो मान रहे हैं कि ½ % भी रेट काट सकते हैं। क्या वाकई में ½% की चांस है क्या? दूसरा ये कि अगर आधा ना काट के एक चौथाई परसेंट ही काटे, क्वार्टर % ही, तो फिर क्या आगे ये संकेत दे देंगे कि 2 कट और आ रहे हैं? मतलब क्या क्या हो सकता है इस पॉलिसी में? बहुत बहुत सही सवाल है अनिल जी। देखिए उनके पास अभी टाइम है, और ये अगस्त का भी सीपीआई डेटा आ जाएगा 18 से पहले, और उनके हाथ में होगा वो डेटा। और अगस्त का जो नौकरियां लगी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो भी 1 सितंबर 2 सितंबर को आ जाएगा। तो दोनों डेटा पॉइंट्स हाथ में होंगे फेड के। तो 25 मुझे लगता है ज्यादा गुंजाइश उसकी है, चाहे मार्केट अब ये फैक्टर इन करके बैठे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट रेट कट है दिसंबर तक। तो ये हो सकता है सितंबर में काटे, नवंबर में काटे, और दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट काट दें, क्योंकि इकोनॉमी स्लो होते दिखती है। वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स नहीं दिखा रहे। वहां पे अगर आप देखें तो इनका जो अटलांटा फेड का जीडीपी नाउ इंडिकेटर होता है,
वो 6 अगस्त को था 2.9% ग्रोथ साल दर साल इस क्वार्टर में जीडीपी नाउ, मतलब वो नाउ कास्ट जो उनका होता है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स देखें तो इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही है, तो स्लो डाउन आते नहीं दिखता है। और इसलिए फेड अगर काटेंगे तो 25 ही काटेंगे, चाहे मार्केट बोल रहा है 50, और सारे फेड के वक्ताओं ने यही कहा है। मार्केट का ओवर रिएक्शन होता है, फेड का दपातुला रिएक्शन होता है, और उल्टा अगर इमरजेंसी में काटते तो पैनिक और हो जाता। फिर लोग सोचते कि क्या हमने मिस किया है जो इनको दिख रहा है, और ये पैनिक में रेट कट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ये लिक्विडिटी देखते रहेंगे कि येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग होने के कारण ये तो नहीं है कि डॉलर मार्केट्स में और यूरो डॉलर मार्केट्स में, जो डॉलर मार्केट अमेरिका के बाहर है, वहां पे लिक्विडिटी बनी रहे। ये जरूर सेंट्रल बैंक्स आपस में बात कर रहे होंगे। अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम आते नहीं दिखी, कोई डिफॉल्ट्स नहीं दिखे। हेज फंड्स के लॉसेस हुए हैं येन शॉर्ट्स पे, और कैरी ट्रेड के चलते लोगों ने जल्दी से पैसा निकाला है बहुत डिसऑर्डरली वे में। बट जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2008 या 2020 के लेवल्स पे पहुंच गए थे, वो काफी कम हो गए हैं। तो वॉलेटिलिटी कम हुई है, पैनिक कम हुआ है मार्केट्स में, और अब मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट 18 को काटेंगे, 18 सितंबर को, और फिर बोलेंगे कि यहाँ से आगे रेट कट आने की हमें गुंजाइश दिख रही है। हम रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से अब न्यूट्रल से ईजिंग पॉलिसी की तरफ बढ़ गए हैं, और जैसे इकोनॉमी में हमें मंदी आती दिखेगी हम रेट कट करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि वो कह पाएंगे, चाहे बाजार ने 100 कहा है। और सितंबर में डॉट प्लॉट भी आएगा अनिल जी, सो उससे पता लग जाएगा अगले 1 साल में वो रेट्स कहाँ जाते देख रहे हैं, इन्फ्लेशन कहाँ जाते देख रहे हैं, और जीडीपी कहाँ जाते देख रहे हैं। तो क्योंकि डॉट प्लॉट आएगा, वो काफी अहम बैठक रहेगी 18 सितंबर की, जो घोषणा होगी 18 को। बग्गा साहब से जल्दी से एक सवाल ले लिया जाए, हम्म। चूंकि हमारे महंगाई के आंकड़े 3.5% 5 साल के निचले स्तरों पर आए, तो जानना समझना जरूरी है सर, इसके क्या मायने हैं, और क्या अब फेड के साथ साथ आरबीआई गवर्नर साहब भी कंफर्टेबल होंगे ब्याज दरें घटाने के लिए, या समय लगेगा? अब टाइम लगेगा अनिल जी, क्योंकि ये हाई बेस इफेक्ट था पिछले साल। इस टाइम पे अगर याद करें 7.4 पे थी इन्फ्लेशन, तो ये हाई बेस इफेक्ट था स्पेशली खाद्य पदार्थों का, जिसके कारण ये नंबर लो आया है। अगस्त का भी नंबर कम आएगा, सितंबर में फिर से 4.25 4.5 के करीब ऊपर हो जाएगा फिर से। इस फिस्कल ईयर में 4.5 के करीब रहने की उम्मीद है। तो इससे ज्यादा निष्कर्ष ना मार्केट ने निकाला है, ना आरबीआई ने निकाला है। ये केवल बेस इफेक्ट के कारण था। अक्टूबर में हमें क्या उम्मीद है कि आरबीआई अपनी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल में आ जाएंगे, और न्यूट्रल के बाद दिसंबर में पहला रेट कट आने की उम्मीद है, और फिर 2 रेट कट और हो सकते हैं फरवरी मार्च में या फरवरी अप्रैल में। वो डिपेंड करेगा इकोनॉमी का क्या हाल है। कंजम्पशन पे इश्यू चल रहा है इकोनॉमी में। आपने देखा जिस तरह से टैक्स के नंबर इतने बुलंद आए, उसमें फिर वही बात आती है बजट के दिन। केवल मैं ही था जो कह रहा था कि खराब बजट है, और सिर्फ ये कहने की मेरी जो पेशकश थी वो यही थी कि टैक्स में आप दे सकते थे छूट ताकि कंजम्पशन बढ़े। और स्पेशली जीएसटी काउंसिल को भी आप एक इशारा कर सकते थे कि कंजम्पशन के चीजों पे जीएसटी बहुत हाई है, और हाई इन्फ्लेशन के माहौल में कंजम्पशन जो नहीं बढ़ रही वो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि 60% आपका जीडीपी, एक्सपेंडिचर वाला जीडीपी 60% प्राइवेट कंजम्पशन पे चलता है अनिल जी। ना प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है, ना प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो उस माहौल में ये टैक्स के नंबर 30-30% साल दर साल आने, मैं इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूँ कि इतना हमें खींचना चाहिए टैक्स लोगों से। उल्टा रियायत देनी चाहिए थी ज्यादा, और ये नहीं कि ऊपर से व्हाइट वॉश करके बोल दिया कि 90% तो नए उसमें आते हैं और उनको 17,000 रुपए मिल गए। वो काफी नहीं है। तो ये आंकड़ा कुछ नहीं कहता है, आरबीआई का मीटर इससे नहीं चलेगा।
ये अच्छी बात होगी। अगर अक्टूबर में न्यूट्रल पे ले आते हैं पॉलिसी, वो आपको सीधा इंडिकेशन दे देगा कि दिसंबर में रेट कट आ रहा है। बहुत अच्छा होगा अगर अक्टूबर में ही रेट कट कर दें, बट नॉर्मली आरबीआई 2 पड़ावों में चलता है अनिल जी। पहले पड़ाव में पॉलिसी स्टैंस बदलते हैं, दूसरे पड़ाव में रेट कट करते हैं।